दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल टॉक्स ऑन कुकिंग ऑयल बाय पीके पे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आज संडे है, मैं एक स्पेशल वीडियो बना रहा हूँ सी बॉट के ऊपर। लोगों का बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी, ये सी बॉट क्या है, केएलसी क्या है। तो आज मैंने पहले सी बॉट का टॉपिक लिया है कि सी बॉट के बारे में डिस्कस करें। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, तो जब फुर्सत हो इसको ध्यान से देखिएगा। तो काफ़ी चीज़ें मुझे भी आज तक नहीं मालूम थी, जब मैंने इस पर पूरी स्टडी करा तो काफ़ी चीज़ें पता चली हैं और आप लोगों के लिए भी एक वंस फॉर ऑल हो जाएगा और समझने के लिए अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं कि सी बॉट क्या है, वायदा बाज़ार क्या है, इसमें फ्यूचर ट्रेडिंग किसे कहते हैं, सी बॉट में ट्रेडिंग कैसे होती है, बेसिस पॉइंट जो हम डेली डिस्कस करते हैं कि शिकागो अलग चल रहा है, ब्राज़ील अलग चल रहा है, तो आज बेसिस पॉइंट को भी थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। और एक हमारा जो टॉपिक्स डेली रहते हैं कि इसको माल को हेज करना है, स्प्रेड क्या होता है, हेज क्या होता है, तो इसको भी थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। और इनसे संबंधित और कुछ टॉपिक्स हैं तो उसको भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा सा आज का वीडियो लंबा हो सकता है, इसको पेशेंसली सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तभी आप लोगों को इसका काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी रहेगी। अगर आपको मेरी वॉइस धीरे लग रही हो तो थोड़ी स्पीड को बढ़ा के देख सकते हैं, 1.25 पे या 1.5 पे अपने, जिससे कि आपको चीज़ें समझ में सब आ जाएँ और कुछ छूटे भी नहीं और सब क्लियर भी हो जाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सी बॉट क्या है। सी बॉट जो है एक शहर का नाम है जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। ये शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड कहलाता है। जैसे हम दिल्ली के अंदर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज होता है या बॉम्बे के अंदर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, तो बॉम्बे एक शहर का नाम है, ऐसे ही वहाँ का शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड है। ये विश्व का सबसे पुराना फ्यूचर एंड ऑप्शन एक्सचेंज है। इसमें कॉर्न, गेहूँ, सोयाबीन, मतलब जितने भी एग्रीकल्चर कमोडिटी हैं उनकी भी ट्रेडिंग होती है और कुछ ट्रेजरी और ब्याज दर के डेरिवेटिव्स की भी ट्रेडिंग की जाती है। ये एक लोगों को एक प्लेटफॉर्म देता है जिसके अंदर कि लोग अपने आप को हैज कर सकते हैं। हैज का मतलब क्या है मैं थोड़ा सा और आगे डिस्कस करूँगा, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। हैज में क्या होता है कि आपने आज जो कमोडिटी चल रही है, तो आप चाहते हैं कि इस रेट पे माल बिक जाए मेरा, लेकिन माल अभी आने में आपको 2 महीने या 3 महीने लगेंगे। तो आप उसके अंदर क्या कर सकते हैं, अपने आप को हेज कर सकते हैं कि आपने इसके अंदर ऑप्शन है कि आपने ऑप्शन चूज़ करा दिसंबर का, जनवरी का, और अगर आपको उनके रेट सूट कर रहे हैं तो आप अपने प्रोडक्ट को उसमें सेल कर सकते हैं, जो जिसकी अवेलेबिलिटी आपको 2 या 3 महीने बाद होगी। इस बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस जब हम हेज के पॉइंट पे आएंगे फिर और ज़्यादा करते हैं। तो ये तो शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड है, जो मैंने आपको बताया कि ये शिकागो शहर के अंदर यूएस के अंदर चलता है और इसके अंदर फ्यूचर ट्रेडिंग होती है। वायदा बाज़ार क्या है उसके बारे में भी मैं थोड़ा सा और आपके आगे बताते हैं। अब इसमें एक ये है कि CME एक हमारा आजकल ऐड और हो गया है। सी बॉट पहले हम बात करा करते थे, अब CME की बात करते हैं। अगर हम सोयाबीन ऑयल के मार्केट रेट्स भी देखना चाहें तो हम CME की साइट पर जाके सोयाबीन ऑयल डालेंगे तो हमको डे टू डे क्या उसकी फ्यूचर कोट्स आ रहे हैं वो हमारे को लाइव 5-7 मिनट डिले के हम देख सकते हैं। तो ये CME क्या है, CME है शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज, और ये है सी बॉट है शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड। तो ये दोनों पहले एक्सचेंज अलग अलग काम करते थे। ये अपना एग्रीकल्चर के ऊपर था, ये अपने जो काम करता था, दूसरा अपना फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में करता था और अपना फॉरेक्स में करता था, करेंसीज में करता था, स्टॉक इंडेक्स में करता था। तो इन दोनों का मर्जर 2006 के अंदर हो गया। अब ये CME ग्रुप बन गया है। तो दिस टुडे द CME ग्रुप्स ऑफर ट्रेडिंग ऑफ फॉरेक्स और फ्यूचर करेंसी एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। तो ये जो सी बॉट भी अब हमारा CME ग्रुप के अंदर ही शामिल हो गया है, लेकिन उसका नाम अभी भी सी बॉट ही है और वो अपना उसी हिसाब से फंक्शन कर रहा है, लेकिन वो उसका एक पार्ट एंड पार्सल बन गया है। तो ये जो दो थे, शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज और शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड, आपस में मर्ज हो गए 2006 में और दोनों अब एक ही हो गए हैं। लेकिन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स और जो इंटरेस्ट डेरिवेटिव्स जो उसमें सी बॉट में काम हो रहा था वो वहीं हो रहा है, और इसके अंदर CME के अंदर अदर काम हो रहे जो मैंने आपको बताया करेंसीज़ के, स्टॉक इंडेक्स के, तो ये इनके काम होते हैं। तो दोनों का पर्पस ज्वाइन करने से क्या हुआ कि इनके काफ़ी सारे खर्चे जो एडमिनिस्ट्रेशन के थे और वो सब चीज़ें थे और एक्सचेंज पोर्टल के थे, वो सारे इनके आपस में एक साथ हो गए। तो उसमें काफ़ी खर्चे में इनको कॉस्ट में कमी आ गई, जिसकी वजह से इनका ऑपरेशन और ज़्यादा अच्छा हो गया है। तो ये छोटा छोटा मैं ब्रीफ सबके बारे में देता जा रहा हूँ, जो आप कभी CME वर्ड सुने कभी, क्योंकि जो भी डाटाज आते हैं, रिलीज़ होते हैं, वो CME की वेबसाइट से होते हैं, तो वो आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए। अब हम बात करेंगे हैजिंग। जो हम आपसे बात कर रहे थे कि वायदा बाज़ार जो चलता है, मेन हैजिंग का पर्पस होता है
तो हेजिंग क्या है कि वित्तीय तकनीक है जिसका उपयोग कीमत की जोखिम बचाव के लिए उद्देश्य से व्यापारिक अपनी खरीद तो संवेदन से बच सके। ऐसा है, मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होता है। आपके पास कोई प्रोडक्ट है, जैसे हम बात करें कि आज किसान अभी सोयाबीन की क्रॉप आने वाली है। सोयाबीन की क्रॉप आने से पहले अगर आपको यहाँ पे अभी तो हमारा नियर अबाउट 50,000 का रेट चल रहा है, एमएसपी के आसपास ही चल रहा है, लेकिन ये रेट 60-65,000 के आपको आगे के दिखा रहे हैं और आपको ये लगता है कि ये बहुत अच्छे रेट हैं, तो आप एक्सचेंज पे जाके अपने माल को 60, 65, 62 जो भी रेट अपने अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर जिस महीने में आपकी प्रोडक्शन आएगी उसके अंदर आप सेल कर सकते हैं। तो ये एक आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिसको हेजिंग कहते हैं। इसके अंदर एक और टाइप की हेजिंग होती है, जैसे आपको कोई गवर्नमेंट का कॉन्टैक्ट मिला कि भाई आप पूरे साल तक मुझको सोयाबीन सप्लाई करेंगे या कॉटन सीड ऑयल सप्लाई करेंगे या पाम ऑयल की सप्लाई करेंगे, जैसे हम पार्ले का या ब्रिटानिया जो कि अपने बड़े बल्क में टैंकर्स में माल खरीदते हैं, तो आपको पास उसमें एक हेजिंग इंस्ट्रूमेंट है कि भाई आपने जैसे गए और पाम ऑयल को MCX जब हमारे इंडिया में चल रहा था तो आपने MCX के अंदर बाई कर लिया। अगर हमारा आज का रेट फॉर एग्जांपल 60 रुपीज़ चल रहा है और हमको 5 महीने बाद का 61 रुपीज़ में या 62 में मिल रहा है, तो भाई 5 महीने तक हम माल बना के कहाँ रखेंगे और कहाँ हमारे पास इतने टैंक्स भी नहीं है। तो आपने 62 में उसको हेज कर लिया और आपने सामने जो टेंडर है पार्ले का, ब्रिटानिया, किसी भी बड़े इंस्टीट्यूशन का जो कि पाम ऑयल की परचेज़ कर रहे हैं, तो आपने उसको माल को बेच दिया। तो इसके अंदर जब हम हेजिंग करते हैं तो हमको एक मार्जिन मनी देनी पड़ती है। तो मार्जिन मनी बहुत, वो आपके टोटल कॉन्ट्रैक्ट की 5%, 10%, 3% वो कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट होती है। तो ये मैं आपको समझाना पड़ता है। तो आपको उसका एक एक्सचेंज का मेंबर बनना पड़ता है। ये हर एक आदमी जाके एक्सचेंज का मेंबर नहीं बन सकता। इसके लिए जैसे शेयर मार्केट में जाके डीमैट अकाउंट खुलता है, ऐसे ही इसके अंदर एक्सचेंज में अपना अकाउंट खुलवाना पड़ता है और उसके अंदर एक फ़ीस जमा होती है, 100, 200, 300 रुपये, को ज़्यादा लंबी फ़ीस जमा नहीं होती। फिर उसके बाद जब आप उसको प्रोडक्ट को लेते हो तो उसके लिए एक मार्जिन जमा होना होता है। वो मार्जिन जो ये लेती है, एक्सचेंज लेती है, वो इस पर्पज़ से लेती है कि आपने माल परचेज़ तो कर लिया आगे का जाके और मार्केट आ गया उसके बाद डाउन, और आप उस टाइम पे परचेज़ करने के लिए जो अपना मार्जिन दिया उसमें उठाने के लिए नहीं आए, तो वो आपके मार्जिन्स को बढ़ाती रहती है। अगर मार्केट 5% डाउन होगा तो वो 5% आपका मार्जिन बढ़ाए, 10% डाउन होगा तो 10% मार्जिन बढ़ा देगी। तो इसके ये इस टाइप से एक हेजिंग टेक्निक्स होती है। इसकी पूरी परिभाषा क्या है, हेजिंग की क्या है, मैंने आपको सरल शब्दों में, आपको ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत भी नहीं है, एक सरल शब्दों में समझा दिया कि ये इस पर्पज़ से करा जाता है कि आप को जो मार्केट सूट करता है या आपको ये लगता है कि मार्केट तेज़ होएगा तो आप अपना आगे का माल खरीद सकते हैं, आपको ये लगता है आगे जाके मंदा होगा तो आप अपना माल जाके आगे के में बेच सकते हैं। तो इसके अंदर जो रेट्स चलते हैं मैं आपको एक बार थोड़ा सा यहाँ पे क्लैरिफाई करने देता हूँ। जैसे कि हम जो ये मैंने NCDX का पोजीशन लिया कैस्टर सीड का, अगर 18 सितंबर की बात करें कैस्टर सीड तो 6227 चल रहा है। अगर हम अक्टूबर की बात करें 6282 चल रहा है। हम बात करें नवंबर की तो 6400 चल रहा है। अगर आपको कैस्टर सीड हमको लग रहा है कि नवंबर में मेरी प्रोडक्शन आएगी तो आप 6400 में आज ही बेच सकते हैं, जिससे कि इसके ऊपर आपको माल बिक गया, आपका माल हेज हो गया। अब आपको पास हमने 5%, 4% का मार्जिन दिया, अब आप इसमें बेच के निश्चिंत हैं। जिस दिन आपकी क्रॉप आए आप इस रेट से एक्सचेंज से ले सकते हैं और अपना मार्केट में माल अगर आपने 500 रुपये सस्ते में बेचा तो जो हमारा एक होता है स्पॉट प्राइसेस, अगर स्पॉट प्राइसेस डाउन होंगे तो हमारा फ्यूचर ये हमारा फ्यूचर प्राइसेस है, ये हमारा स्पॉट प्राइसेस है। तो आप स्पॉट प्राइस पे माल बेच लें और एक्सचेंज को काट लें। और दूसरा तरीका ये होता है कि आप एक्सचेंज में डिलीवरी दे दें। तो कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जिनमें डिलीवरी चलती है, कुछ में नहीं चलती है। तो ये थोड़ा मैं वायदा बाजार समझा रहा हूँ। इसी तरह से मैंने एक स्लाइड आपकी ली थी कॉटन सीड ऑयल केक की, तो 20 सितंबर 20 दिसंबर ये 2695 से 2521 हो गया। तो आप कहेंगे ये तो यहाँ वायदा तो बढ़ के चल रहा था, यहाँ गिरा क्यों है? तो ये गिरने का कारण क्या होता है कि जब नई क्रॉप आती है, कॉटन सीड आप जानते हैं जैसे अक्टूबर नवंबर के बाद नई क्रॉप आती है, तो अगर ये पुराना वायदा तो यहाँ पे ख़त्म हो रहा है कॉटन सीड ऑयल केक का, और यहाँ पे नया वायदा शुरू हो रहा है दिसंबर के अंदर जब नई क्रॉप आ जाएगी। तो नई क्रॉप आएगी तो लोग एंटीसिपेट कर रहे हैं कि इसके प्राइसेस आज के रेट से कम होंगे, तो उस हिसाब से मार्केट में इस रेट के अंदर काम हो रहा है। अगर आपको ये लग रहा है मैं कॉटन सीड ऑयल केक इससे भी ज़्यादा डाउन हो जाएगा, 2200-2300 होगा, या आपको बाज़ार से मार्केट में फॉर एग्जांपल कपास खरीदनी है, कपास खरीद कर आपको कॉटन सीड निकालनी है, उसका केक बनाना है,
और आपको लग रहा है कि कपास तो मैंने खरीद ली, मेरा केक बिकेगा नहीं बिकेगा, तो आप उसमें 2521 में एक्सचेंज में जाके उसको हैज कर सकते हैं। तो ये एक हर एक देश में, जैसे हम बात करें मलेशिया में, इंडोनेशिया में तो एक कोलालमपुर कमोडिटी एक्सचेंज है, हम अमेरिका की बात कर रहे हैं सीबॉट एक्सचेंज है, हमारे इंडिया में बात करें तो एनसीडीएक्स एक्सचेंज है। पहले एनसीडीएक्स के अंदर हमारा मस्टर्ड का, सोयाबीन का सब वायदा चलता था, लेकिन गवर्नमेंट को ये लगा कि इन वायदा बाज़ार की वजह से ही तेज़ी आ रही है, तो उन्होंने इसको अभी वायदे बाज़ार को मस्टर्ड में और सोया में होल्ड करा हुआ है। लेकिन ये मैं एक समझाने के लिए आपको समझा रहा हूँ। अब एक बात करते हैं हम धनिया की। धनिया का 20 सितंबर का रेट है 7290 और 20 अक्टूबर का 7400। तो जब ये हमारा वायदा आगे प्लस में चलता है तो ये एक पॉजिटिव साइन है कि भाई मार्केट में जो, अगर आपने गोडाउन पे माल रखा हुआ है, आपने अपने माल को गोदाम पे लगा दिया और आपको उसका गोदाम का भाड़ा और ब्याज नियर अबाउट ये आप समझे तो 1% के करीब 60 रुपये जोड़ें तो यहाँ पे आता है, तो 1% के करीब आपको मिल रहा है, तो आपको गोदाम का भाड़ा और ब्याज इसके अंदर मिल रहा है। ऐसे ही हम धनिया में बात करें 7290 के 7400, तो गोदाम भाड़ा और आपको ब्याज मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर आपका क्या है, कॉटन सीड में नई क्रॉप आएगी, इसलिए इसको उल्टा बदला चल रहा है। इसको कहते हैं सीधा बदला, कि जब आपका आगे का प्लस होता है और जब आगे का बाजार माइनस होता है, इसे उल्टा बदला कहता है। उल्टा बदला अधिकतर तभी चलता है जब नई क्रॉप आने वाली होती है। अब इसको मैं थोड़ा सा, ये सीबॉट का चार्ट है, सीबॉट को हम देखते हैं 6691 चल रहा है। अक्टूबर में वहाँ नई क्रॉप आनी शुरू हो जाएगी, तो ये यहाँ पे उल्टा बदला शुरू हो गया 6496। दिसंबर में क्रॉप का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि अक्टूबर नवंबर दिसंबर में वहाँ पे कटाई का टाइम रहेगा, तो दिसंबर में 6344। लेकिन ये जनवरी में 6263, मार्च में 61673, ये उल्टा बदला चल रहा है। तो ये ट्रैपिंग है, जो मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि सीबॉट के अंदर जो है मिसलीडिंग डाटाज आ रहे हैं और ये ट्रैपिंग हो रही है। तो ये जो आगे का बदला उल्टा चल रहा है, तो ये क्या है कि अब इसके अंदर कोई भी जो सही व्यापारी काम नहीं कर पाएगा इस बाज़ार के अंदर, क्योंकि अगर आपने माल को अपने को हैज कर रहे हैं और आगे जा जाके बाज़ार घटे जा रहा है, आपके नई क्रॉप आ रही है और आप उसको हैज करें और आपने यहाँ पे हैज कर लिया, ये इसको ले जाएं 70 के अंदर, 80 के अंदर, कहीं पर भी ले जाएं, तो आपने तो इसको बेचा है। अब आप ख़रीदने जाओगे तो वहाँ पे आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, फिर आप उसको अगले महीने शिफ्ट करोगे तो और ज़्यादा नुकसान होगा, और अगले महीने शिफ्ट करोगे और नुकसान होगा। तो ये एक ट्रैपिंग स्टेज पे फंसा हुआ है। ये अब इसको हम ट्रैपिंग स्टेज भी कह सकते हैं और या वहाँ की मजबूरी भी कह सकते हैं। मैंने जैसे आपको पहले भी कई वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि ब्राज़ील तो हमारा चल रहा है $1000 और यहाँ चल रहा है $1500 के ऊपर काम हो रहा है। तो $500 का जो इंटरनेशनल मार्केट है सब आपस में जुड़ी हुई है, 15-20% ड्यूटी है वहाँ पे, वो 19.5%। तो इतना बड़ा फ़र्क आ रहा है, तो ये वहाँ पे अगर चाहे डिमांड सप्लाई का भी फ़र्क हो तो बाहर से भी माल आ सकता है। सीड का रेट वहाँ पे ब्राज़ील के हिसाब से चल रहा है, मील का रेट वहाँ पे ब्राज़ील के हिसाब से चल रहा है, लेकिन ऑयल का रेट वहाँ पे गलत चल रहा है। तो इसके अंदर क्या है कि काफ़ी लोग इसके अंदर वायदे में फंसे हुए हैं। जब हमारे यहाँ पे मई जून के अंदर 45 के करीब ये चल रहा था, अभी हम मई जून के अंदर 45 के अंदर, और बेसिस पॉइंट 600-700 माइनस थे, तो वो एक रीज़नेबल था। लेकिन आज के दिन बेसिस पॉइंट 2400-2500 माइनस चल रहे हैं, तो वो गलत है। हम उसको फिर फर्दर डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा सा मैं अब यहाँ पे आपको पहले हेजिंग समझा रहा था, वायदा बाजार समझ रहा था, एक सीधा बदला क्या होता है, उल्टा बदला क्या है, वो मैंने आपको थोड़ा सा बताया। अब इसी से संबंधित एक आगे बात करेंगे हम स्प्रेड की। स्प्रेड क्या होता है, स्प्रेड के लिए भी मैं अपना आपको चार्ट दिखाना चाहूँगा कि ये 6227 और 6282, ये जो इन दोनों का डिफरेंस है बीच का, इसको स्प्रेड कहते हैं। कि भाई स्प्रेड पॉजिटिव है 6282 और 6400, तो 118 प्लस है, तो ये स्प्रेड है। ये स्प्रेड क्या है कि एक कमोडिटी के अंदर भी देख सकते हैं और दो डिफरेंट कमोडिटीज़ में भी देख सकते हैं। दो डिफरेंट कमोडिटीज़ में कैसे कि भाई अगर हम ये देखें भाई पाम ऑयल और सोयाबीन, पाम ऑयल का और सोयाबीन ऑयल का दोनों का बीच का स्प्रेड क्या है भाई, कि आज के अंदर हम बात करें 93 ये चल रहा है, 83 वो चल रहा है, तो 10 रुपये का स्प्रेड है। तो जब स्प्रेड ये 12 रुपये हो जाएगा, ये हम स्प्रेड 8 रुपये हो जाएगा, तो दो कमोडिटी के बीच का अंतर या दो वायदा व्यापार के बीच के अंतर को स्प्रेड कहते हैं। तो हम कई बार मैसेजेस में और सब चीज़ देखते हैं कि स्प्रेड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, या राइस ब्रांड का मस्टर्ड से स्प्रेड बढ़ गया है, या सोयाबीन ऑयल का मस्टर्ड से स्प्रेड बढ़ गया है, तो इसलिए मिक्सिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी। जैसे हम आज 93 और 108 रुपये की बात करते हैं, 15 रुपये का स्प्रेड है, तो वही लोग इसको सोया डीओ मिक्स करना शुरू कर देंगे बस। तो ये हम स्प्रेड की बात करते हैं कि दो कमोडिटी के डिफरेंस को, इसको आप हमें पूरी परिभाषा तो आपको मैंने पूरा
साइड से लेकर लगा दिया है। जब दो कमोडिटी दरों की तुलना स्प्रेड के बारे में बात की जाती है तो ये आमतौर पर दो संबंधित कमोडिटी के अनुबंधों के बीच के अंतर को संबंधित होता है। तो मैंने इसको आपको एक सरल भाषा में समझा दिया, ज़्यादा इसमें डिटेल जाने का नहीं। स्प्रेड का मतलब दो कमोडिटी के बीच का अंतर या दो कॉन्ट्रैक्ट के बीच के अंतर को स्प्रेड कहते हैं। और अगर आपको और थोड़ा जानकारी लेनी हो तो आप पढ़ सकते हैं और थोड़ा सा इस बारे में जानकारी और ज़्यादा ले सकते हैं, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा लंबा बताऊँगा तो फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अब हम बात कर रहे हैं सीबॉट के कॉन्ट्रैक्ट की बातें में कि जो हमारा सीबॉट का कॉन्ट्रैक्ट चलता है वो किस बेसिस पे चलता है, कितने बजे चालू होता है, ECBOT क्या होता है, सीबॉट क्या होता है, तो इस बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। जो सीबॉट का एक्सचेंज है उसके अंदर ये ZL इसका एक्सचेंज का सिंबल है। जो सोयाबीन ऑयल है, मैं आपको एक बार कॉन्ट्रैक्ट भी दिखाता हूँ, ये ZL लिखा हुआ है, ZL हर एक कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है। ये मतलब सोयाबीन ऑयल के सिंबल को ZL कहते हैं। तो उन्होंने हर एक कॉर्न ऑयल का अलग सिंबल दिया हुआ है और इसका अलग दिया हुआ है। तो जहाँ ZL दिखेगा तो आपको समझ सकते हैं कि ये सोयाबीन का सिंबल है। जब मंथ की बात करते हैं तो जनवरी, मार्च, मई, जून, इतने महीनों में वहाँ कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये हर एक के सिंबल हैं, तो आपको ये यहाँ पे आप कॉन्ट्रैक्ट में दे सकते हैं। जैसे U लिखा हुआ है और V लिखा है, तो U मीन्स सितंबर और V मीन्स अक्टूबर। तो आपको ये मैं आपको इस साइड में दिखाता हूँ, U मीन्स सितंबर और V मीन्स अक्टूबर। तो ये इनके सिंबल्स हैं। और जो आगे यहाँ पे ये 3 लिखा हुआ है तो 23 हो गया, जहाँ पे 4 लिखा हुआ है 24 हो गया। तो ये 3 भी लिख देते हैं और 23 भी लिख देते हैं। तो एक मैंने आपको ये बताया कि ये ZLU क्या हो रहा है, 3 क्या है, तो इसको समझने का क्या है, ZL मीन्स सोयाबीन, U मीन्स सितंबर, 3 मीन्स 23। तो इसके बहुत सिंपल है, कोई इसमें टेक्निकल नहीं है। तो एक तो आपको ये मैंने मंथ को क्या एब्रीवेशन से डिनोट करते हैं वो समझा दिया, ये सिंबल क्या है वो समझा दिया। कॉन्ट्रैक्ट साइज 60,000 पाउंड का होता है। अब हम ये 65.454 की बात करते हैं तो ये सेंट्स के अंदर बात करते हैं। हमारा 1 पाउंड का क्या रेट आ रहा है, 1 पाउंड का क्या रेट है, 65.54 सेंट्स। तो इसको मैं थोड़ा सा और आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये जो सोया ऑयल का हमारा कोटेड रेट होते हैं ये 1 पाउंड के होते हैं। 1 पाउंड में क्वांटिटी 644.4536 kg, मतलब 454 kg, मोटा मोटा आप समझ सकते हैं 454 kg का 1 पाउंड होता है। और उसका रेट जो सेंट्स में चलता है वो 66 ये सेंट्स के अंदर रेट कोड करे जाते हैं 66.91। अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे USD में तो 1475 आएगा। और एक कॉन्ट्रैक्ट का साइज 60,000 पाउंड का होता है। तो 60,000 पाउंड का हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट होता है इसका। अब 60,000 को आप इससे गुणा करेंगे तो आपका कैलकुलेशन आ जाएगी नियर अबाउट 2.5 टन के करीब का कॉन्ट्रैक्ट हमारा हो जाएगा। 2.5 टन ही, सॉरी 25 टन के करीब का, 25-26 टन के करीब का एक कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो ये हमारे जो हम बात कर रहे थे कि 60,000 पाउंड का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। अगर आपको वहाँ पे बाई करना है तो अगर आप बटन दबाएंगे तो 60,000 पाउंड का ही कॉन्ट्रैक्ट बाई होगा, क्योंकि ना तो वहाँ पे 400-500 किलो आप दे सकते हैं, ना 400-500 किलो ले सकते हैं। तो एक कॉन्ट्रैक्ट कम से कम एक टैंकर का होता तो वो 25-26 टन का एक कॉन्ट्रैक्ट परचेज या सेल कर सकते हैं। टिक साइज़ हमारा 0.01 रहता है। 0.01 का जो मतलब क्या है कि ये 91, 92, 93 ये सेंट्स के अंदर जो काम हो रहा है, ये 44, 45 इस टाइप से ये टिकिंग साइज होते हैं कि मतलब आप 1 सेंट के अंदर भी अपना प्लस माइनस कर सकते हैं कि हम घटा बढ़ा सकते हैं इसको। लास्ट ट्रेडिंग डे क्या होता है, जैसे अब हमारा सितंबर का कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, अगर ये हम सितंबर का कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है तो ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट सितंबर के 15 दिन पहले ख़त्म हो जाएगा। ये इन्होंने लिखा है कि द बिजनेस प्रायर टू 15 डे ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर सितंबर का कॉन्ट्रैक्ट है तो वो 15 सितंबर को ख़त्म हो जाएगा। तो आपको उसको जो काटना है वो नियर अबाउट 5-7 तारीख तक सब लोग अपना पोजीशन क्लियर कर लेते हैं। जिनको डिलीवरी लेनी है या डिलीवरी देनी है वही लोग कॉन्ट्रैक्ट में खड़े रहते हैं। अब इसके अंदर मैं एक बार डिलीवरी का भी बता देता हूँ कि डिलीवरी इसके अंदर होती है। अगर आपको कोई, जैसे आपने यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक कॉन्ट्रैक्ट खरीद लिया तो 27 टन की डिलीवरी हो गई। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट डिलीवरेबल है तो वो एक अच्छा कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। इसका मतलब यह है कि अगर आपने यहाँ पे परचेज़ किया है तो आप उसकी एक्सचेंज से डिलीवरी भी मांग सकते हो कि मेरे को इसकी डिलीवरी चाहिए। तो एक्सचेंज भी बाउंड है और जो सप्लायर है उसको भी बाउंड है माल देने के लिए, नहीं तो उनको मार्केट से परचेज़ करके देना पड़ेगा और उसके ऊपर काफ़ी मोटी पेनल्टीज़ भी लगती है। हमको उतना डिटेल में जाने की अभी ज़रूरत नहीं है कि हम डिटेल में पेनल्टीज आपको भी वो भी बताएं। अब दूसरी सिचुएशन है कि ECBOT क्या है और सीबॉट क्या है। तो
ऐसा है कि हाँ, पहले वहाँ पे क्या है कि पिट के ऊपर, जैसे यहाँ पे शेयर मार्केट के अंदर लोग बहुत सारे खड़े हो जाते थे और शेयर मार्केट में वहाँ पे काम होता था, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग नहीं थी। तो पहले वहाँ पे सी बॉट चलता था और वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग नहीं थी और वहाँ पे पिट पे खड़े होकर काम होते थे। तो उसके जैसे हम अब बात करें तो उसका टाइमिंग, जो दिन का टाइमिंग रहता है अमेरिका, ये सेंट्रल टाइमिंग्स होते हैं, टाइम जोन है ये, सेंट्रल टाइम जोन है ये, तो स्टैंडर्ड टाइम, सॉरी, हाँ, सेंट्रल स्टैंडर्ड टाइम जोन है ये। 8:30 बजे से वहाँ पे शुरू हो जाता है, सुबह 8:30 AM से, और दोपहर में 1:20 तक वहाँ पे रहता है, जिसका कि इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम आता है 7 PM से 11:50 PM। तो शाम को हम 7 बजे से ये हमारा सी बॉट शुरू होता है, 7 बजे, और जो कि साढ़े दस घंटे का आप मोटा मोटा इसमें फ़र्क है हमारा। 7 बजे शुरू होता है, 11:50 पे ख़त्म हो जाता है। ECBOT क्या है कि उन्होंने एक प्लेटफॉर्म दिया हुआ है कि आप जब हमारे यहाँ पे वर्किंग टाइम्स ख़त्म हो जाएं, जैसे वहाँ पे 1:20 पे ख़त्म हो गया, तो 7 बजे वहाँ पे एक्सचेंज दोबारा शुरू होता है, जो कि अदर कंट्रीज़ के अंदर जैसे डेलियन में काम होता है, इंडिया में NCDEX में काम होता है, सिंगापुर में काम होता है, तो लोग तब भी अपना सी बॉट में काम कर सकें। तो उसके लिए उन्होंने क्या कर रखा है, फैसिलिटी दे रखी है, इलेक्ट्रॉनिक सी बॉट, ECBOT, मतलब सी बॉट की तरह से ही काम होता है, लेकिन ECBOT कर रखे, जो इनके कॉन्टैक्ट्स होते हैं वो जाके इस कॉन्टैक्ट में मर्ज हो जाते हैं अगले दिन सुबह। तो ये शाम को 7 बजे शुरू होगा और सुबह 7:45 तक, नहीं अबाउट 12-13 घंटे ये काम करता है। तो इंडिया के टाइम से सुबह 5:30 बजे शुरू हो जाता है और 6:15 पे यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, शाम को 6:15 बजे। तो ये सुबह 5:30 बजे से 6:15 बजे तक हमारा ECBOT चलता है, जिसके कॉन्टैक्ट जाके इसमें मर्ज हो जाते हैं और इसी के हिसाब से हमारी मेन कोटिंग होती है। और ये हमारा ECBOT, आप ये समझ सकते हैं, ये अमेरिका का टाइम है कि जब अमेरिका का अंदर एक्सचेंज में काम हो रहा है, और ये जब शाम को 7 बजे जब अमेरिका वाले सो जाते हैं और कंट्रीज़ में काम हो रहा है तो उसको ECBOT कहते हैं। तो ये 7 बजे वो लोग वहाँ पे जाके सब सो गए, वहाँ पे सुबह रात हो गई है और वहाँ पे और कंट्रीज़ में काम हो रहा है, वहाँ पर भी काम हो सकता है। तो लेकिन वो जो उस टाइम पे काम होता है वो सारे कॉन्टैक्ट इसके अंदर अगले दिन सुबह जाके मर्ज होते हैं। क्या प्लस माइनस जो होता है उसका वो हम अगले दिन इसमें एडिंग हो जाती है। तो मैं समझता हूँ ECBOT और सी बॉट क्या है और उनके टाइमिंग्स क्या हैं वो आपको थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा। अब बात करेंगे तो ये मैंने इसमें क्लियर कर ही दिया है। तो ये CBOT का कॉन्टैक्ट है, ज़्यादा आपको इसमें और मेरे ख्याल से समझने की ज़रूरत नहीं है। कोई चीज़ अगर पॉइंट रह जाता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको भी आपको क्लियर कर देता हूँ। अब ये मैंने थोड़ा एक्सचेंज के बारे में आपको पहले भी इसमें भी बताया है। अब इसमें ऐसा है, हाँ, ये काम कैसे करता है ये थोड़ा सा मुझे इसको बताना था कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट काम कैसे करता है। तो एक होता है बिड और एक होता है आस्क। एक इसमें होता है सेलर, एक होता है बायर। तो वो लोग क्या करते हैं कि अपना, जैसे बायर है तो वो बोलता है मैं 71.54 में सेल करना चाहता हूँ, सितंबर का कॉन्ट्रैक्ट में 67.71 में सेल करना चाहता हूँ। जो बायर है, जो ये तो हो गया हमारा सेलर, ये तो हो गया सेलर की मैं इसमें सेल करना चाहता हूँ। बायर कहता है मैं 71.51 में से करना चाहता हूँ। तो सेटलमेंट क्या हुआ 7.152 में। तो दोनों में से जो भी झुका उसने 7.12 डाला और सामने वाले ने ओके कर दिया, तो लास्ट ट्रेडिंग प्राइस हो गया। प्रीवियस में से जब हम इसको घटाएंगे तो ये इसका डिफरेंसेस हो गया 0.47। तो प्रीवियस क्या हुआ, जो लास्ट वर्किंग डे था हमारा, तो लास्ट वर्किंग डे कौन सा वाला था हमारा, जो सी बॉट का अंदर बंदिंग हुई थी 1:20 पे, उसके हिसाब से हमारा चलता है कि उसके 1:20 पे जो बंद हुआ था उससे आज के दिन हमारा कितना माइनस चल रहा है या प्लस चल रहा है। तो अगर घट के काम हो रहा है तो ये मैंने कोई पुरानी उठाई हुई है, इसके अंदर वो बिड और आस्क नहीं आ रहा था, तो इसको समझाने के लिए मैंने अलग से लिया है। तो आप इसको समझने के हिसाब से समझिए, ये मत देखिए कि क्या प्राइस हम दिखा रहे हैं। अब इसके अंदर ये एक, फिर दोबारा बताता हूँ, एक इसमें सेलर है, एक इसमें बायर है। बायर कहता है मैं इसमें रेट में खरीदूंगा, सेलर कहता है मैं इस रेट में बेचूंगा। ऐसे ही वो एक दो पॉइंट जो मैं टिक साइज़ बताए थे 0.01 का, तो वो टिक साइज़ का ही फ़र्क होता है। ये सेंट्स में है तो 71.51 सेंट्स में बेचूंगा, वो कह रहा है 71.54 सेंट में बेचूंगा। तो अगर आपको रेट जचता है कि हम चलो इसमें ले लेते हैं, तो आप 71.51 में जो बायर है वो परचेज कर सकता है। तो एक सेलिंग और बाइंग के रेट आते हैं और उस हिसाब से यहाँ पे सेटलमेंट होता है। ये पिछले रेट से जब नया रेट घटाते हैं तो ये डिफरेंस निकलता है।
मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। ये मैंने कल जो क्लोजिंग हुई है उसका चार्ट लगाया था, तो इसमें बिड और आस्क नहीं आ रहा था, हाई और लो आ रहा था कि कल का हम बात करें 66.91 में सितंबर की जो ट्रेडिंग हुई थी, ओपन 6.544 में हुआ और जो बंद हुआ है वो 66.91 में हुआ था। जो लास्ट उससे वर्किंग डे का था 6.54 से 6691 में 137 बढ़ गया, तो ये 2.09% का प्लस आ गया। तो ये एक मैंने चार्ट लगाया था। और हाई में कहाँ तक गया है 66.91 की जगह 67.082। लो में क्या गया है जो हमारा 6543 से 38 तक। तो हम कह सकते हैं ओपन के आसपास ही रहा लोअर प्राइम। और ये वॉल्यूम्स होते हैं। हाँ, तो वॉल्यूम्स ही मैं को समझाना है कि इतना, जैसे जो कॉन्ट्रैक्ट्स मैं बता रहा हूँ, एक कॉन्ट्रैक्ट 60,000 टन का होता है, 60,000 पाउंड का होता है, तो इतने कॉन्ट्रैक्ट्स हमारे पेंडिंग चल रहे हैं। तो अभी हमारा सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट सबसे किस में पेंडिंग चल रहे हैं, 49,000 कॉन्ट्रैक्ट पेंडिंग है हमारे दिसंबर के अंदर। जनवरी में कितने कॉन्ट्रैक्ट पेंडिंग है, फरवरी मार्च में कितने हैं, मई में कितने हैं, जुलाई में कितने हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट से आते हैं। ये वॉल्यूम्स होते हैं कि कितने कॉन्ट्रैक्ट, कितना बायर और कितना सेलर इसमें काम हुआ का मतलब कितनी बार बाइंग हुई, कितनी बार सेलिंग हुई, इसके अंदर वॉल्यूम हमारा कितना चल रहा है। और एक ही इसमें और आता है ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट में ये होता है कि कितने सौदे, ये तो वॉल्यूम हो गया। वॉल्यूम के अंदर क्या हुआ कि कितनी बार बेचा, कितने लोगों ने खरीदा। एक हमारा इसमें और होता है ये जैसे मैं अब आपको इसमें कैस्टर सीट के अंदर समझाया, तो ये ओपन इंटरेस्ट है। ओपन इंटरेस्ट का मतलब इतने कॉन्ट्रैक्ट हमारे ओपन खुले हुए हैं जिसके अंदर कि बायर और सेलर अपनी पोजीशन को नहीं काटा है और वो खड़े हुए हैं कि मतलब हम लेके जाएंगे या आगे जाके। तो अगर ये ओपन इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो वहाँ पे फंड्स वालों का इन्वॉल्वमेंट हम देख सकते हैं कि भाई फंड्स वाले इन्वॉल्व हैं, या इस मंथ में इस ट्रेड के अंदर बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी की संभावना है कि कौन जीतता है। एक ने बाई कर रखा है, एक ने सेल कर रखा है, तो कौन उसमें उस टाइम पे बड़ा वॉलेटिलिटी का चांसेस रहते हैं। अगर कॉन्ट्रैक्ट एक रूटीन में काम हो रहा है, हर एक कॉन्ट्रैक्ट को आप देखेंगे जो उसके प्रीवियस रिकॉर्ड से, तो आइडिया लग जाता है कि हमारा रूटीन में चल रहा है या कोई अब एक्टिविटीज़ उसके अंदर की गई है। तो जो बड़े सट्टे वाले होते हैं वो ओपन इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हैं, वॉल्यूम पे ध्यान में रखते हैं कि कितनी बार परचेज सेल्स हो रहा है, और इसका बिड और आस्क का रेट को देखा जाता है, और कल से कितना प्लस माइनस कर रहा। तो ये सब चीज़ें आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गई होंगी। मैंने थोड़ा समझाने की कोशिश की है, और अगर आप नहीं समझ में आए तो एक बार और वीडियो को देखिएगा तो थोड़ा कुछ और समझ में आएगा। फिर एक बार नहीं आए, फिर एक बार और देखिएगा तो धीरे धीरे समझ में आएगा। थोड़ा सा प्रैक्टिस करिएगा, थोड़ा अपने साइट्स को खोल के देखेंगे तो आपको क्लैरिटी आएगी। क्योंकि ये हमें भी 40 साल लग गए हैं सीखने में अब, लेकिन मैं इसके अंदर 4 दिन नहीं ले सकता सिखाने के अंदर, तो मुझे थोड़ा सा जल्दी से ख़त्म भी करना पड़ेगा। तो मैं जानता हूँ कि बहुत सारे 80% से ज़्यादा लोग समझदार हैं, उनको ये लग भी रहा होगा मैं बहुत टाइम ले रहा हूँ, लेकिन जो नहीं समझे हैं उनको समझाने के लिए थोड़ा सा टाइम लगाना पड़ रहा है। अब ये तो NCDEX का बताया था। अब मैं बताता हूँ कि सीबॉट में कैसे ट्रेडिंग होती है। तो जो सीबॉट का बात करें, सोया ऑयल की कोडिंग है हमारी, ये सेंट्स के अंदर है। ये सेंट्स के अंदर कोडिंग हो रही है 166.91। 100 सेंट्स का $1 होता है, ये भी आप समझे। ऐसे ही हमारी सोया सीड की जो ट्रेडिंग होती है 1 बुशल की होती है, 1 पाउंड की होती है। बुशल का वजन है 27.22 और सोया मील का ट्रेडिंग होती है 1 शॉर्ट टन की। जो ये रेट कोड होगा वहाँ पे, तो जो 4422 कोड हो रहा है, तो ये हमारा 907 किलो का कोड हो रहा है। ये हमारा सेंट्स के अंदर वेट को रहा है, तो आप इसको कह सकते हैं $13.79 का कोड हो रहा है 27 kg का वजन। और ये हमारा, अगर हम इसको अगर हम ये कहें कि ये 100 पाउंड का हो तो ये डॉलर का कोड हो गया 66.91। फिर हम डॉलर में कह सकते हैं कि 100 पाउंड है तो, लेकिन इसकी कोडिंग हमारी जो ट्रेडिंग होती है 1 पाउंड की होती है, तो 45 किलो की होती है केवल, तो 6691 तो इसकी कोटिंग आती है। अब ये हमारे इसके कॉन्ट्रैक्ट साइज़ हैं, और ये हमारे डॉलर्स के रेट इंडिया के हिसाब से कैलकुलेशन करके, इंडिया के हिसाब से मतलब ये है तो हमारा रेट्स वहाँ का ही US का ही रेट है, $1475 का रेट्स आता है। अब ये हमारे पास, इसको आपको मैंने थोड़ा सा और क्लियरिफाई कराया कि 1 पाउंड = 4/5, ये कितने किलो वजन हुआ, एक बुशल में कितने किलो वजन हुआ, शॉर्ट टन के अंदर कितने किलो वजन हुआ। अब हम US का अंदर क्या आज के दिन क्या क्रशिंग मार्जिन चल रहे हैं उसको डिस्कस करें, तो हम 507 सोया सीड का जो कोटेड रेट है $507 का आ रहा है आज का रेट, जो कल शाम को बंद हुआ है। तो $560 का हमने यहाँ पे रेट लिया है। रिकवरी है
465 के हिसाब से 80% की, तो $372 की रिकवरी आ गई। और ऑयल की रिकवरी हमने 280, ये आ गई 1475 का 19%, 280, तो टोटल 652। इन दोनों को हम जोड़ें, ऑयल की रिकवरी और मील की रिकवरी को, तो 652 आता है। और इसमें से क्रश मार्जिन 146, 652 माइनस 507, 652 माइनस 507, 146 हमारा क्रश मार्जिन निकल कर आया। इसमें से अगर हम प्रोसेस कॉस्ट भी घटा दें $40 की, जो हम इंडिया में तो $20-22 ही लेते हैं, अगर हम इसको $40 भी घटा दें तो भी $106 का मार्जिन आया। जो कि हम अगर सोया सीड के रेट पे कैलकुलेट करें तो नियर अबाउट 20% का मार्जिन वो इस वक्त क्रशिंग का मार्जिन उनके यहाँ चल रहा है। तो क्रशिंग मार्जिन बहुत ज़्यादा अब नॉर्मल चल रहा है, कहीं पर भी क्रशिंग मार्जिन इतना ना सीबॉट में था कभी, मतलब ना अमेरिका में था, जो कि आज के दिन है, क्योंकि 1475 का USD में जो रेट आ रहा है, ये भी जो कि अगर हम ब्राज़ील की बात करें तो आज के दिन वहाँ पे रेट $940 या $50 का है, वहाँ से $70-80 फ्रेट वगैरह लग के $1030 में तो इंडिया में ही आ रहा है। तो वहाँ पे 950 का है और यहाँ 475, तो आप ये कह सकते हैं $525 का कल की जो क्लोजिंग आई है उसके हिसाब से भी वहाँ पे रेट अधिक कोट करे जा रहे हैं। अब इसमें ताज्जुब की बात ये आ रही है कि हमारा जो अक्टूबर हैगा वो 64.96 चल रहा है, मतलब वो भी इससे नीचे चल रहा है, जबकि वहाँ पे हमारी नई क्रॉप भी आनी शुरू हो जाएगी, हम सोच रहे हैं 15-20 अक्टूबर से वहाँ पे। तो जो पोजीशन है बड़ा मतलब सीबॉट के अंदर इस वक्त काफ़ी ज़्यादा टिपिकल बनी हुई है और पिक्चर भी काफ़ी ज़्यादा मिसलीडिंग लग रही है। ये तो मैंने आपको बता दिया कि हमारा सीड का कॉन्टैक्ट 5000 बुशल का होता है, सोया मील का कॉन्टैक्ट हमारा 100 शॉर्ट टन्स का होता है, 100 शॉर्ट टन। तो उसका जो एक शॉर्ट टन के अंदर 2000 पाउंड होते हैं, इतने किलो होते हैं। एक बुशल में 60 पाउंड होते हैं, इतने किलो होते हैं। एक पाउंड इतने किलो का होता है। ये मैंने सब चीज़ यहाँ पे और क्लियरिफाई कर दी। तो ये वहाँ पर अभी भी काफ़ी US काफ़ी इकोनॉमी डेवलप कर चुकी है। जब भी ये वहाँ पे जो बुशल का मतलब क्या है कि पहले जो वहाँ पे जो वेइंग स्केल नहीं थे, तो इसके अंदर कंटेनर के अंदर माल डाल के उसको वेट करके दिया जाता था, तो उस हिसाब से ये बुशल होता था। तो अगर हम सोयाबीन की बात करें तो ये 60 पाउंड का है। अगर हम इसकी कॉर्न की बात करते हैं तो मैं देख रहा था 56 पाउंड का है। तो बुशल के क्वांटिटी भी, कहीं पर गेहूं की भी क्वांटिटी, गेहूं भी शायद 56 पाउंड का है, तो कहीं पर ये सोयाबीन की तो हम 60 पाउंड का लेकर चल रहे हैं। तो अगर हम गेहूं में बात करें बुशल के को इंडिया मतलब कन्वर्ट करें केजी के अंदर तो कुछ और होता है, कॉर्न में कन्वर्ट करें तो कुछ और होता है। तो ये भी एक मेरे को एक कंटेनर मिला था पिक्चर से, तो मैंने लगा दिया कि आप लोगों को समझाएं कि इसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है। अच्छा, अब हमारा अगले स्लाइड है हमारा बेसिस पॉइंट्स के बारे में हम थोड़ा बात करना चाहेंगे कि बेसिस पॉइंट क्या होता है और इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं और इसकी कैसे वर्किंग होती है। तो अब हम बात करें तो हमारा जो कल का आपको बताया था 6691 पे हमारी लास्ट ट्रेडिंग बंद हुई है सितंबर के अंदर, तो उसी के हिसाब से मैंने बनाया 6691। सी बॉट का रेट था 14 सॉरी ये डेट मेरी पुरानी आ गई है, कल का डेट है हमारी समझिए 25/8 के 25/8 का 6691 हमारा बंद हुआ है। इसके बेसिस के ऊपर 6691 तो हमने कैलकुलेशन सी बॉट रेट से मैंने आपको बताई 1475, वहाँ पे भी मैंने बताया $1475 आ रही है। उसमें माल को पोर्ट पे पहुँचाने के लिए अगर इंडिया वहाँ से परचेज़ करेगा तो क्या पोजीशन रहेगी, $15 को उनका वहाँ का लोकल का खर्चा आ जाएगा। टैंकर में माल पहुँच के टैंक में लोड कराना, पोर्ट के एक्सपेंसेस देके, और $70-72 का हमारा एक और ख़र्चा होता है जो हम ब्राज़ील से लेते हैं, हम समझ रहे हैं US से भी वही आएगा, तो $72 का हमारा खर्चा, तो $1562 में इंडिया में माल पहुंचेगा। उस हिसाब से जो इंडिया में कन्वर्जन रेट 63.25 का लगाया तो 130 रुपये किलो इंडिया में तेल पहुंचेगा। क्लियरिंग कॉस्ट आएगी, फिर उस पर ड्यूटी लगेगी कि 136 रुपये किलो, और रिफाइनिंग कॉस्ट लाए 139 रुपये किलो का तेल इंडिया में अगर पड़ेगा, अगर हम पीछे US से माल आज के जो मार्केट चल रहा है वहाँ पे 6691 पे लेते हैं। तो अब वही पोजीशन हम ब्राज़ील से ले रहे हैं। अगर ब्राज़ील से 6691 पे ले रहे हैं तो हमको 2450, जो हम रोज़ की रोज़ बात करते हैं अपनी रिपोर्ट्स में दिखाते हैं कि बेसिस पॉइंट 2300 चल रहे हैं, कभी 2400 कल चल रहे हैं, कभी 2200 चल रहे हैं, तो ये बेसिस पॉइंट है। तो 2450 अगर हम बेसिस पॉइंट माइनस करते हैं तो 42.41 कैलकुलेशन आती है। और
उसके अंदर कैलकुलेशन 934 हो जाती है अगर हम इसको सी बॉट को कैलकुलेट करते हैं, इसको कन्वर्ट करते हैं डॉलर के अंदर। तो ये डॉलर में 442.41 को हम जब डॉलर में कन्वर्ट करेंगे तो इसको कैलकुलेशन क्या है, सी बॉट रेट ये आ गया हमारा 4241 डिवाइडेड बाई जो हमारा उसका रेट है अपना पाउंड का कन्वर्जन का गया, तो ये 100 पाउंड का रेट हमने डाल रखा, 100 पाउंड का वेट डाल रखा है इन मल्टीप्लाई बाई 1000, तो हमारा $934 का रेट आता है इसमें। अब इसमें वहाँ के लोकल एक्सपेंसेस और वही सब चीज़ लेके 1021 यहाँ पे कल हमारा 1030 के करीब कोड हो रही थी, तो इंडिया के रेट ये आ गए, हमारा सीलिंग कॉस्ट ये, कस्टम ड्यूटी ये 91, तो ये कल हमारे यहाँ पे 93 रुपीज़ की कोडिंग हो रही थी। तो ये मैं आपको समझाना चाह रहा था कि जो माल आ रहा है हमारा ब्राज़ील से आ रहा है, अगर हम उसकी जो पोजीशन दिसंबर के रेट से ले जाते हैं 63.44 जो कल हमारा रेट था, तो 63.44 से तो हमारे जो बेसिस पॉइंट है यहाँ कम हो गए, 2450 से 211 में आ गए, हमारी कॉस्टिंग नियर अबाउट सेम आ गई। तो ये बेसिस पॉइंट कैसे कम होते हैं, अगर सी बॉट वहाँ पे आगे का माइनस है या आगे का प्लस है, तो ब्राज़ील वाला किस रेट में कोट करने को माल देने को तैयार है, ब्राज़ील हमको उसी डॉलर में 935 में ही देने को तैयार है। तो हम उस, और जबकि सी बॉट हमारा कम हो गया, तो सी बॉट क्या कह रहा है कि हमारे यहाँ पे प्लांट्स जो बंद पड़े हुए हैं वो चालू हो जाएंगे, हमारे पास अवेलेबिलिटी ऑयल की बढ़ जाएगी, हमारे पास सीड की अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी, तो यहाँ पे मार्केट रेट डाउन हो जाएंगे। लेकिन ब्राज़ील कह रहा है कि मेरी तो क्रॉप वहाँ पे फरवरी मार्च में आएगी, तो मैं इसके अंदर अपने रेट आगे के डाउन नहीं करूँगा। अगर आप सी बॉट डाउन भी कर रहा है तो मैं अपने रेट डाउन नहीं करूँगा, मैं अपने उसी रेट में दूंगा, तो वो उसमें बेसिस पॉइंट वहाँ पे कम हो जाएंगे हमारे। तो आप इसको इस टाइप से समझ सकते हैं। ये एक बेसिस पॉइंट क्या है, सी बॉट के रेट से ब्राज़ील के रेट के डिफरेंस को बेसिस पॉइंट कहते हैं। तो इंडिया के अंदर या सब देशों में जो अभी तक ट्रेड होता था वो सब बेसिस पॉइंट पे होता था। बेसिस पॉइंट में होने का पर्पज़ ये था, इसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा एक चार्ट और दिखा देता हूँ, इस जो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये है सोयाबीन क्रश स्प्रेड, कि सोयाबीन सोया सीड से मील बना और ऑयल बना, तो दोनों के बीच का डिफरेंस क्या रहता था कि हम क्या करा भाई, हमने सीड खरीदा, फिर उसमें से मील बनाया और उसके बाद ऑयल बनाया, तो दोनों को निकालने के बाद स्प्रेड क्या बचा हमारा, जो डिफरेंस बचा, डिफरेंस जो आज के दिन हम बात कर रहे थे यहाँ पे $106 की, तो वो नियर अबाउट हमारा इसको $355 चल रहा है। अगर आज 106 चल रहा है तो ये 355 चल रहा है। इसको मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, तो ये हमारा जो चल रहा है ये 355 चल रहा है आज के दिन स्प्रेड। तो ये स्प्रेड कभी भी इतना नहीं रहता था, 100 के आसपास ही रहता था, 100-60-70 मतलब ये हाई के अंदर कभी 221 गया है तो गया है, और ये देखिए लो के अंदर 50-51-60 मतलब अंदाजे से ये रहता था। तो किसी दिन ऑल ऑफ ए सडन एक दिन के लिए वो बढ़ गया ज़्यादा, लेकिन अभी पीछे 2 साल से 1 साल से हम कह सकते हैं कि ये 355 जो चल रहा है अभी, 14/8 की मैंने ये फिगर ली थी, 14/8 को ये मिनिमम हमारा गया है 111 और मैक्सिमम 355, ये स्प्रेड जो चल रहा है। तो ये इसकी वजह से जो हम कह सकते हैं कि जो लोग अपने आप पोजीशन को हैज करते थे, पहले क्या कहते थे भाई बेसिस 500 बेसिस पॉइंट कम पे सौदा हो गया, सोयाबीन से यहाँ से 500 घटाया 66 में 61 पे सौदा हो गया, तो हमने अगले 2 महीने का ले लिया और उन्होंने वहाँ पे सी बॉट को हैज कर दिया। सी बॉट को हैज करने का मतलब मैंने बताया था आपको पहले भी कि हैजिंग क्या एक टेक्निक है कि जिसने माल ब्राज़ील से ख़रीदा उसको पता है मेरा इंडिया माल आने में 2 महीने लग जाएंगे, चाइना आने में 2 महीने लग जाएंगे, तो वो लोग क्या करते थे, उन्होंने 600 पॉइंट बेसिस माइनस पे खरीदा, तो वो अपना माल को वहाँ पे सी बॉट के अंदर फिज़िकल माल ख़रीदा और जो फ्यूचर रेट्स हैं उसको वहाँ सेल कर दिया, फ्यूचर को सेल कर दिया। तो उसका पर्पज़ क्या है, अगर 2 महीने के अंदर मार्केट 10 पॉइंट नीचे भी गई या 10 पॉइंट ऊपर भी गई, ये 66 की जगह 56 भी हुई या 76 भी हुई, तो उनके मार्जिन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जिस दिन इंडिया में माल आएगा, जो इंडिया में माल बिकेगा या चाइना में जो माल गया चाइना में जब बिकेगा, तो वो अपने एक्सचेंज को या हेज को अपने को काट लेंगे। तो जो हेजिंग की कटिंग करने जब वो गए तो वहाँ पे मार्केट जो 45 से था ये एकदम 66 हो गया, 70 तक पहुँच गया था। तो जब हेज को काटने गए तो उनको साथ उनको काफ़ी मोटा नुकसान लगा है। मतलब ये जो 45 से इंडिया 40, ये जो हमारा कहेंगे मई जून के अंदर, हम यहाँ 31 मई के आसपास में ये 45 था और ये लास्ट मंथ 70 तक चला गया था, पीछे 1.5-2 महीने के अंदर ही
इसको वो 1.5 गुना और बढ़ा के ले गए सीबॉट को। तो जो आदमी यहाँ पे 1.5-2 महीने बाद माल पहुँचा और उसको वो हैज काटने गया तो उसको लगा कि यहाँ पे तो 70 चल रहा है, और माल इंडिया जो ब्राज़ील से माल आ रहा था वो सेम रेट में आ रहा था, तब भी उनको 37 का मिला था, 42-43 का मिल रहा है यहाँ पे। तो उसके अंदर उनको ये लगा कि हमको ने हैज करके गलती कर दी है, क्योंकि हैज में मैनिपुलेशंस किया जा रहा है और बहुत कंपनीज़ को इसके अंदर बहुत मोटा नुकसान लगा है। तो बेसिस पॉइंट का इतना बड़ा होना, ये मतलब पीछे 1-2 साल से ही हम देख रहे हैं, कभी 300, कभी 400, कभी 500 पॉइंट ऊपर नीचे होता था, इससे ऊपर नीचे नहीं होता था। तो ये थोड़ा सा मैं बेसिस पॉइंट को थोड़ा सा क्लियर करना चाहता रहा था आपको। हो सकता है जहाँ तक मैंने अपनी कोशिश करी, जो अब मैं समझाना चाहा वो मैं समझा पाया हूँगा। और अगर कुछ समझ में नहीं आए तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें, मैं उसको फिर एक और वीडियो बना के थोड़ा सा और इसको क्लैरिफाई करूँगा, या डे टू डे की वीडियो जो अपनी कल परसों की बनाता हूँ उसमें क्लियर करता हूँ। तो कोई भी पॉइंट्स में आपको थोड़ी क्लैरिटी कम आए तो आप ज़रूर बताइएगा, तो हम उसको अभी अगली वीडियोज़ में कभी भी कवर कर लेंगे। तो अभी एक सेकेंड देख लेते हैं इससे, और कोई हमारा इसमें स्लाइड रहा तो नहीं है, ठीक है। तो अब हम बात कर सकते हैं इजीली अपने कि हमारी टोटल मार्केट क्या है। तो मार्केट हमारा सोयाबीन का प्रोडक्शन कहाँ होता है, तब हम सोयाबीन की बात कर रहे हैं। तो थोड़ा सा एक सोयाबीन का डाटा भी मैंने निकाल रखा था, तो मैंने कहा उसको भी आपको डिस्कस कर लेते हैं। तो 19, 20, 20, 21, 21, 22, तो हमारा सबसे बड़ा प्रोडक्शन जो है ब्राज़ील के अंदर है। इस साल के अंदर 22-23 में 42% है, यहाँ 31 है। अर्जेंटीना में 7% है। अर्जेंटीना में इस साल नियर अबाउट 20 लाख टन की क्रॉप, हमारी 200 लाख टन की क्रॉप ख़राब हो गई है। इसको वहाँ पे मिलियन टन्स कहते हैं। अगर हम मिलियन टन में बात करेंगे तो 20 मिलियन टन की क्रॉप ख़राब हो गई। हम जब जो यूनाइटेड स्टेट, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, यहाँ पे जब बात की जाती है तो अधिकतर मिलियन टन्स की बात करी जाती है। तो 156 मिलियन टन्स, तो 156 लाख मतलब 1560 लाख मिलियन टन हो जाता है। ऐसे ही 1164 लाख टन को हम वहाँ 116 मिलियन टन बोलेंगे। तो वहाँ पे जो है भाषा वही चलती है। तो इसलिए कई बार आपको लाख कभी भी मैसेजेस के अंदर आए कि भाई प्रोडक्शन इतनी हुई है 156 ml, तो आप उसको मिलियन टन समझ सकते हैं। इसलिए मैं थोड़ा सा इसको क्लैरिफाई कर रहा था। तो 1560 लाख टन की हमारी ब्राज़ील में सबसे बड़ी क्रॉप होती है, जहाँ से इंडिया में और चाइना में सब जगह माल जा रहा है इस वक्त। यूनाइटेड स्टेट में 1164 लाख काफ़ी बड़ी क्रॉप है। अर्जेंटीना में भी हमारी लगभग 45 से 50 लाख टन की, 400 से 500 लाख टन की क्रॉप होती है। चाइना 200 लाख टन, इंडिया 120 लाख टन, और बाकी ये छोटे छोटे शहर हैं। और अदर्स में 247, 3600। तो यहाँ पे हमारी आप देखेंगे तो इन 3 शहर के अंदर ये हमारी 40-80% प्रोडक्शन हो जाती है। इस साल अर्जेंटीना में कहने में ये 10-11% के करीब आ जाता है। अब हम बात करें कि ये माल बिकता कहाँ पे है जाके, तो चाइना सबसे बड़ा कंजम्पशन लेती है 28% की। चाइना के अंदर अधिकतर माल जो यूनाइटेड स्टेट से सीड फॉर्म में जाता है। ये जो हमारी सीड लिखा रखा है इसमें सीड में जाता है। हम इंडिया में तो इसको ऑयल फॉर्म में ख़रीदते हैं, हम सीड में इंडिया में नहीं आता। ये सारा हमारा ऑयल फॉर्म में ही आता है। ये ऑयल की है कंजम्पशन और ये सीड की प्रोडक्शन है। तो थोड़ा सा आप कन्फ्यूज़न ना होता। जो सीड की प्रोडक्शन है, जैसे हम 3697 लाख टन है, तो इसमें 20% के करीब मोटा मोटा ऑयल निकलता है। तो 20%, 18% कह सकते हैं, 1-2% स्विंग में भी जाता है। तो वो हमारी टोटल जो बात आएगी इसके अंदर, तो हमारी ऑयल की जो बना तो 576 लाख टन बना। अब आप इसको 3600 को 20% करें तो 720 लाख टन आना चाहिए। तो ये 576 लाख टन इसके अंदर हमारी कंजम्पशन हुई है। 592 लाख टन कंजम्पशन, 584, 570, तो नियर अबाउट 600 लाख टन के करीब की हमारी कंजम्पशन रहती है। तो इसके अंदर चाइना के अंदर 159 लाख टन की कंजम्पशन है। यूनाइटेड, ये सब ऑयल फॉर्म में है। 118 टन का मतलब यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट में 1164 हुई, तो वहाँ पे 200 लाख टन तेल बना। 200 लाख टन में 118 उन्होंने खुद खा लिया, 80 लाख टन का सीड उन्होंने बाहर भेज दिया। कुछ वहाँ पे प्लांट्स की शॉर्टेजेस है, जबकि मार्जिन इतने ज़्यादा है, या तो मार्जिन अभी बढ़े हैं जब से बायोडीजल का काम शुरू हुआ, अभी प्लांट्स वहाँ लग नहीं पाए हैं। इसकी वजह से ऑयल ज़्यादा ऊपर चल रहा है। तो ये मैंने काफ़ी जगह से निकालने की कोशिश करी, तो वहाँ ऑयल की शॉर्टेज ही चल रही है इस टाइम पे, और बाहर से माल क्यों नहीं इंपोर्ट हो रहा वो भी चीज़ मैंने नहीं समझ पाया। अब ब्राज़ील के अंदर 80 लाख टन की खुद की कंजम्पशन है। तो हम यहाँ से देखेंगे ब्राज़ील के अंदर कितना प्रोडक्शन हुआ हमारा,
1560 हम 20 कर रहे तो 300 लाख टन की प्रोडक्शन हुई, 80 लाख टन वहाँ पे खा लिया उन्होंने, 100 लाख टन खा लिया, तो 200 लाख टन उन्होंने बांट दिया। इसमें 80 लाख टन के अंदर वो बायोडीजल भी बनाते हैं अपना। इंडिया में 50 लाख टन, अर्जेंटीना में 22 लाख टन अपनी कंजम्पशन है। तो अर्जेंटीना एक काफ़ी बड़ा है, तो अर्जेंटीना में हम 1164, तो हम कह सकते हैं कितना बने इसमें, सॉरी अर्जेंटीना में 250 लाख टन, 250 लाख टन में 50 लाख टन बना, उन्होंने 22 लाख खा लिया। 50 अब की बार अर्जेंटीना में माल भेजने के लिए बाहर कम है, जब पिछले साल 100 लाख टन बना था वहाँ पे, जबकि 22 लाख टन कंजम्पशन थी, 70 लाख टन गया था, इस साल 20-22 लाख टन ही बाहर जाएगा। ये यूरोप की और सब जगह की, इजिप्ट, ईरान, कोरिया, पेरू, सब जगह की आप देख सकते हैं। तो इस टाइप से बाकी चार्ट आपके सामने हैं। थोड़ा सा आप इसको पॉज करके, कोई भी चार्ट आपको समझ में नहीं आए पॉज करें, देखें तो इसको समझ सकते हैं। और ये मैंने आपको स्प्रेड चार्ट बताया था, ये सोयाबीन क्रश स्प्रेड्स है। क्रश स्प्रेड्स ऐसे निकलता है, सोयाबीन की सीड की प्राइस माइनस ऑयल का प्राइस और ऑयल माइनस मील का प्राइस, जो उनकी रिकवरी हुई उन दोनों के बीच में जो गैप है उसको स्प्रेड कहते हैं। कि सोयाबीन से मील का प्राइस और ऑयल का प्राइस घटाने के बाद क्या प्रॉफिटेबिलिटी आ रही है, तो ये प्रॉफिटेबिलिटी है। तो इस वक्त हमारी प्रॉफिटेबिलिटी वहाँ पे बहुत ज़्यादा बनी हुई है। अगर हम जो 14 अगस्त 24 का सौदा कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, ये अगर हम 14/8 की बात करें ना, 14/8/2024 की, तो हम जो स्प्रेड आ रहा है 140 आ रहा है। तो ये स्प्रेड का मतलब ये होगा कि हम उस टाइम का 14/8 को जो सोयाबीन सीड का रेट आ रहा है और जो सोयाबीन मील का रेट आ रहा है और सोयाबीन ऑयल का रेट आ रहा है, तो हम सोयाबीन सीड को वहाँ पे परचेज़ कर लें और सोया ऑयल को और सोया मील को सेल कर दें, तो उस टाइम पे स्प्रेड हमारा 140 आएगा। और अगर हम इसको उल्टा करते हैं, हम सोया मील को बाई कर लेते हैं और सोया ऑयल को सोया ऑयल को भी सेल करते हैं, सोया मील को भी सेल करते हैं और सोया सीड को बाई कर लेते हैं, तो ये उस हिसाब से आया जाता है। तो मैंने जैसे आपको बताया कि 10 हमने कॉन्टैक्ट, इसके अंदर जो रेशो चलता है 10 कॉन्टैक्ट तो हमारे सोयाबीन सीड के परचेज़ करेंगे, तो 11 कॉन्टैक्ट हमारे सेल माइनस होंगे सोया मील के और 9 कॉन्टैक्ट माइनस होंगे सोया ऑयल के। तो उस हिसाब से ये स्प्रेड निकलता है। तो ये इनकी कैलकुलेशंस रहती है, हमें इतने डीप में नहीं जाना, लेकिन स्प्रेड पे भी काम होता है। और हमारा मेन पर्पस समझने का ये था कि स्प्रेड इस वक्त बिल्कुल ही अजीब स्थिति में चल रहा है और वो हमारे कहीं भी पैरिटी पे नहीं आ रहा है। अब स्प्रेड के बाद हम बात करते हैं हमारे पॉइंट्स क्या क्या हैं डिस्कशंस के अदर। तो एक तो हमारा क्रश स्प्रेड का मैंने जैसे आपको समझा दिया कि ये कैसे हमारा काम करता है। इसका कोई ट्रेड नहीं होता है, ये ट्रेड करने का तरीका इसका यही है कि हमको दो सोया मील और सोया ऑयल को एक साइड में रखना होता है, सोया सीड को अलग साइड में रखना चाहिए। सोया सीड सेल करके हम ये दो परचेज़ कर सकते हैं, या इन दो चीज़ को परचेज़ करके सोया सीड सेल कर सकते हैं। हमको किस पोजीशन पे काम करना है वो हमें देखना पड़ता है। तो ये सब वहाँ पे मैनिपुलेशन चलती हैं, फंड्स वाले सब लोग मैनिपुलेट करते हैं। तो अब इसके लिए हमको बहुत ही, जो ट्रेडर्स को बहुत बच के काम करना चाहते हैं। इसी टाइप से मैनिपुलेशंस यहाँ इंडिया के ट्रेड में भी होती हैं। एक हम बात कर रहे थे जेनेटिकली मॉडिफाइड सोयाबीन सीड की। तो ये जेनेटिकली मॉडिफाई क्या होता है कि इंडिया के अंदर जब हम बात करते हैं प्रोडक्शन की, तो हमारा यहाँ पे प्रोडक्शन है 120 लाख टन और यहाँ पे 1560 लाख टन, यूनाइटेड स्टेट्स में 1164, अर्जेंटीना 250 लाख टन। तो ये हमारे यहाँ पे, जबकि इंडिया इतना बड़ा है, तो क्रॉप कम क्यों है? क्योंकि वहाँ पे जो क्रॉप के सोइंग होती है इन ब्राज़ील, यूनाइटेड स्टेट, यहाँ पर ईल्ड आती है 3.5 टन, 1 हेक्टेयर के अंदर 3.5 टन सोयाबीन की पैदावार होती है। इंडिया के अंदर 900 किलो से 1000 किलो तक ही हमारी सोयाबीन की पैदावार है। अब ये पैदावार कम क्यों है, वहाँ ज़्यादा क्यों है? तो वो कहलाता है हमारा कि इसका हमारा जेनेटिकली मॉडिफाइड है वहाँ की क्रॉप। वहाँ की जो क्रॉप है, वहाँ की जेनेटिकली मॉडिफाई होने की वजह से जो जीएम क्रॉप होती है वहाँ की, तो उसमें जेनेटिकली मॉडिफाई कैसे करते हैं, जो बीज है उसके अंदर थोड़ा चेंजेस कर दिया जाता है कि उसे जल्दी से सूखे में नुकसान ना हो, जल्दी से उसमें कीड़ा ना लगे, उसके अंदर ज़्यादा पॉट्स आएँ, तो उनको एनवायरनमेंट से कैसे प्रोटेक्ट करना है, मॉइस्चर से कैसे प्रोटेक्ट करना है, कीड़ों से कैसे प्रोटेक्ट करना है। तो उसमें काफ़ी सारी जो उसकी हर एक ईल्ड के अंदर जेनेटिक्स होती हैं, उनको अंदर चेंजेस कराया जाता है। तो जेनेटिकली मॉडिफाई क्रॉप है, तो चाइना में तो अलाउड है, लेकिन ये जहाँ पे हमारे इंडिया के अंदर अलाउड नहीं है। इसके बारे में कई कॉन्फ्रेंसेस और कई डिबेट्स और कई सारी चीज़ें चल रही हैं। ऐसे ही कनोला ऑयल आता है, जैसे हमारा मस्टर्ड होता है, इसमें यूरेसिक
सीड यूरेसिक ऑयल यूरेसिक एसिड होता है, तो उसको कुछ वहाँ के जो यूएस के डॉक्टर लोग और ये कनाडा वाले रिकमेंड नहीं करते हैं। वहाँ पे मस्टर्ड का कंजम्पशन बैन है, जबकि इंडिया के डॉक्टर्स के हिसाब से वो उसमें कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है यूरेसिक एसिड ऑयल के साथ में लेने में। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि चल रही हैं इंडिया के अंदर भी। अगर हम कनोला ऑयल की तरह से जो जेनेटिकली मॉडिफाई मस्टर्ड सीड है वो लाएं तो यहाँ पे प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। तो उससे हमारा जो टोटल रिवेन्यू है हमारी यहाँ से बाहर जो विदेशी मुद्रा जा रही है ऑयल परचेज़ करने में, तो वो भी हमारी काफ़ी कम हो सकती है। तो क्योंकि अभी हमारे इंडिया के अंदर टोटल मार्केट है 240 लाख टन का, 140 लाख टन माल हम बाहर से परचेज़ कर रहे हैं। इंडिया में अपना 100 लाख टन ही होता है, तो मेनली 90 लाख टन के करीब तो हम पाम ऑयल ही परचेज़ करते हैं। 35 लाख टन हमारा सोयाबीन आता है, बाकी सनफ्लावर और कुछ और ऑयल हमारे बाहर से परचेज़ होते हैं। तो ये तो हमारी इसकी बात हो गई। एक हमारा KLC और DSC जो डे इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज है, इसके बारे में मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाता हूँ। और जैसे सीबॉट के बारे में एक्सप्लेन करा तो आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा उनको भी समझने के अंदर कि वो कैसे KLC कैसे ऑपरेट करती है और क्या उसका सिस्टम है। और जो है ब्राज़ील और अर्जेंटीना, जैसे मैंने बताया, सप्लायर ऑफ ऑयल भी हैं। और जो US है वो मेन सप्लाई सीड की करता है, क्योंकि वहाँ पे थोड़ी क्रशिंग की फैसिलिटीज़ कम हैं। और वो जो जितना एक्सट्रेस सोयाबीन सीड है वो बाहर एक्सपोर्ट करता है। ब्राज़ील और अर्जेंटीना में काफ़ी मिल रिफाइनरीज लगी हुई है, और इंडिया अलाउ नहीं करता है क्योंकि वहाँ का सीड जो है जेनेटिकली मॉडिफाई है कि वो इंडिया के अंदर आ सके, तो हमको वहाँ से ऑयल ही परचेज़ करता है। और हम बाहर से ब्राज़ील और अर्जेंटीना से सोया ऑयल मंगाते हैं। यहाँ पे मैं और बताना चाहूँगा कि बायोडीज़ल की प्रोडक्शन भी US, ब्राज़ील, अर्जेंटीना में काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। तो जो डीजल बायोडीजल के ऊपर भी मैं थोड़ी सी सेपरेट वीडियो बनाता हूँ कि बायोडीजल कैसे बनता है। तो इसमें बायोडीजल की जो टोटल प्रोडक्शन होती है उसके अंदर सोयाबीन का भी यूजेज है, पाम ऑयल का भी यूज़ है, लेकिन ये हम नहीं कह सकते कि 100% ही बायोडीजल इस ऑयल से बनता है। तो उसको 50% 60% के करीब हमारे और ऑयल भी यूज़ होते हैं। और जो इंडिया जो है, यहाँ से कुछ देशों के अंदर जेनेटिकली मॉडिफाई मील की बैन है, तो इंडिया से हमारा सोयाबीन मील बाहर भी जाता है और देशों में जहाँ पे उसको नॉन GMO को अलाउड नहीं करा जाता है। वो कहते हैं कि वहाँ के हमारे पक्षियों में नुकसान करेगा, हमारी बर्ड्स के अंदर नुकसान करेगा, जो उनको खाते हैं मुर्गियों में नुकसान करेगा। लेकिन अमेरिका जो कि इतनी बड़ी कंट्री है, वहाँ पे सब ये जेनेटिकली मॉडिफाई मील भी इस्तेमाल होता है, ऑयल भी इस्तेमाल होता है। तो इन सब चीज़ों को, ये छोटी छोटी बातें थी, थोड़ा सा क्लियर करना चाह रहा था। मैंने थोड़ा टाइम ज़्यादा लिया है, मैं इसलिए आपसे बोला भी था कि इसको थोड़ा सा आराम से देखना, थोड़ा समझ में आएगा। और कुछ चीज़ समझ में नहीं आया आप दोबारा से कमेंट करें, हमें बताएं कि क्या चीज़ इसमें अच्छी लगी और नहीं लगी। और आपको मेरा प्रयास अगर अच्छा लग रहा है मेरे, तो उसको ज़रा लाइक भी करा करें, कमेंट्स भी करा करें। और जो लोग इस बारे में जानना चाहते हैं अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में, फ्रेंड्स में आप शेयर भी करें, जिससे कि और ज़्यादा से ज़्यादा लोग भी इसका बेनिफिट ले सकें। क्योंकि जब आप इतनी मेहनत करते हो, एक वीडियो बनाते हो, तो आप ये चाहते भी हो कि लोग उससे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो, लोग उस ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे। अगर आपने बनाई और 20, 25, 50 लोगों ने देख लिया, तो फिर मेरा पर्पज़ उसका जो यूट्यूब पे डालने का वो सॉल्व नहीं होगा। तो मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप थोड़ा सा इसको भेजें। और जब भी, अगर आप लास्ट में ही देख रहे हैं, तो जब भी फुर्सत हो तभी इस वीडियो को देखें। और मैं KLC, शिकागो और मैं कई सारे टॉपिक्स जो ऑयल मार्केट से संबंधित, जो हम डेली यूज़ में लाते हैं, हम उन सब के बारे में एक एक वीडियो बनाते रहेंगे। और मैं कोशिश करूंगा कि आगे की वीडियो थोड़ी छोटी हों और छोटे छोटे टॉपिक्स पे हम छोटी छोटी वीडियो बनाएं, जिससे कि आप लोगों का भी टाइम ज़्यादा ना ले सकें। तो फिर दोबारा से एक बार कहते हुए कि आप लाइक भी करें, शेयर भी करें, कमेंट भी करें, और किस टॉपिक पे आप वीडियो मुझसे चाहते हैं इस बारे में बताएं। एक मेरे पास सुझाव आया वनस्पति के बारे में वीडियो का, वो मैं बनाने जा रहा हूँ। एक KLC क्या होती है उस बारे में बनाने जा रहा हूँ। तो मेरे को थोड़ा सा ऐसा है कि सब चीज़ों की नॉलेज होती है, उसको थोड़ा फिर भी पेपर पे तैयार करने में, सिस्टमेटिकली आप लोगों को बताने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। तो वो मुझे टाइम मिल रहा है, मैं लगा रहा हूँ और मैं आपको बता रहा हूँ। धन्यवाद।